चलिए, तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था हंगर, हार्डशिप, रिवोल्ट, और अब हमें पढ़ना है जर्मनी के बारे में प्योरली, ठीक है। अब जैसे जैसे फ्रांस में मोनार्क सिस्टम वीकन होता गया, ये सारा का सारा जो था मतलब सिस्टम कि हम सबको भी आज़ादी चाहिए, ये सारा का सारा आइडिया जो है वो कहाँ फैल गया, वो यूरोप में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया और जर्मनी तक भी ये आंख जो है वो पहुंच गई। अब जर्मनी में क्या हुआ, 1848 में जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, डिमांड उठाई कि हमें भी क्या चाहिए, एक यूनाइटेड नेशन चाहिए, ठीक है। उन्होंने भी क्या डिमांड उठाई कि हमें यूनाइटेड नेशन चाहिए। 18 में 1848 में 831 लोग मार्च करते हुए ठक 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 कहाँ पहुँच गए, सेंट पॉल चर्च जो फ्रैंकफर्ट में था वहाँ पे पहुँच गए, ताकि वो पार्लियामेंट होल्ड कर सके, ठीक है, वो ताकि वो पार्लियामेंट को क्या कर सके, होल्ड कर सके। उनका मेन गोल था कि अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क भी हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन विद मोनार्क, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम हो जो कि कंट्री को कंट्रोल करे, मतलब कि वो पार्लियामेंट, वो किंग की पावर को क्या करना चाहते थे, लिमिट करना चाहते थे। उन्होंने ऑफर दिया एक किंग को, किसको, कौन किंग था, किंग फेडरिक विलियम फोर, ठीक है, फेडरिक विलियम फोर जो था वो प्रूशिया का किंग था। उसको बोला कि भाई देख, तू किंग रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जो पावर्स हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी, मतलब कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव बनेगा। बट किंग, ऑब्वियस सी बात है, किंग अपनी पावर कम थोड़ी करेगा, तो उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और ये पार्लियामेंट का आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया। तो क्या रिजेक्ट हुआ, तो क्या हुआ, तो जो पार्लियामेंट इन्होंने बनाया था वो पार्लियामेंट भी ना ओवर द टाइम वीकन पड़ता गया, बहुत ही कमज़ोर हो गया। क्यों, क्योंकि सारा का सारा पार्लियामेंट में कौन थे, पहली बात तो मिडिल क्लास थे, पहली बात तो क्या है, कौन है, सारी मिडिल क्लास है और कोई नहीं, कम्युनिटी नहीं है। प्लस इन मिडिल क्लास लोगों ने जो सपोर्ट, ये जो वर्कर्स थे और आर्टिशंस की डिमांड थी, आर्टिसंस की डिमांड थी, वो कभी मानी ही नहीं मिडिल क्लास वालों ने। तो वो उनसे नाराज़ हैं भाई कि तुम हमारा साथ ही नहीं देते, तो हम तुम्हारे साथ क्यों आए, निकलो। प्लस जो मिलिट्री थी वो तो अभी भी किंग के अंडर थी, है ना, और जो नोबल्स थे वो भी किंग के साथ थे, क्योंकि नोबल्स तो होती हैं हाई वाले फैमिली के, मतलब कि वो किंग फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो ये भी इनके साथ नहीं थे। तो यानी कि इनके साथ सिर्फ कौन है, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोग ही इकट्ठे आए हैं, और ना इनके साथ आर्टिस्ट हैं, ना इनके साथ सेना है, ना ही इनके साथ नोबल्स खड़े हैं, ठीक है। तो फाइनली इनका जो पार्लियामेंट सिस्टम था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। फाइनली ट्रूप्स को भेजा गया और ट्रूप्स में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया। तो फिर से रिपीट करते, क्या हुआ, फिर से लिबरल्स ने कोशिश करी कि भाई हम 1848 में जर्मनी नेशन को आज़ाद करते हैं। इन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव को मार्च करवाया सेंट पॉल चर्च तक फ्रैंकफर्ट में, और एक पार्लियामेंट होल्ड करवाया। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशन किस, उसका हेड कौन होगा, मोनार्क होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ऑफर दिया किंग को कि यू विल बी द किंग, आप किंग रहेंगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। बट ऑब्वियसली बात है, किंग ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया वो ऑफर। प्लस ये पार्लियामेंट भी वीकन हो गया, इसकी पावर भी वीकन होगी। क्या कारण थे, दो कारण, तीन कारण है। पहले तो ये सारा का पार्लियामेंट जो कौन डोमिनेट कर रहा था, मिडिल क्लास ही डोमिनेट कर रहे थे। प्लस यहाँ पे कोई वर्कर्स का सपोर्ट नहीं था इनको, क्योंकि ये बेसिकली ये वर्कर्स को सपोर्ट ही नहीं करते थे मिडिल क्लास लोग, और आर्टिस्ट की डिमांड को कभी भी सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। प्लस मिलिट्री की हेल्प, मिलिट्री जो थी वो इनको अपोज करती थी, प्लस नोबल्स भी अपोज करते थे। तो यानी कि इनके सब इनके ऑपोजिट खड़े हैं, कोई इनके साथ नहीं खड़ा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इनको अपना डिसबैंड करना पड़ा पार्लियामेंट, और ट्रूप्स को भेज के इनको हटा दिया गया, निकलो चलो निकलो, ऐसे कर दिया गया, ठीक है। अब फाइनल स्टेप आ रहा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अब ये दिन आ रहा है जो ये बेचारे इंतज़ार कर रहे थे इतने साल से, जो इनको फ्रीडम नहीं मिली, अब इनको मिलने वाली है, ठीक है। अब जर्मनी जो है आपको पता है फ्रैगमेंटेड था, टुकड़ों में बटा हुआ था। अब ये टुकड़ों वाले जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं जर्मनी के, उनको अब क्या कर रहे हैं, हम यूनाइट कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जर्मनी जो था वो स्मॉल किंगडम में पार्ट था। अब इनका गोल था कि हम इनको एक साथ ले आएँ, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाए। अब ये छोटे छोटे टुकड़े का बहुत नाटक हो गया, अब हम इकट्ठे आएँ। तो इनकी प्रोसेस के टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो हैं, ये कब पढ़ा, अरे 1848 का रेवोल्यूशन जो हुआ, ये जो पर ये पढ़ के आए हो, इन्होंने बेचारों ने ट्राई किया, पूरा दम लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया, बट ये अल्टीमेटली क्या हो गए, ख़त्म। तो यही पढ़ा हमने। 1848 में मिडिल क्लास ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की, बट अल्टीमेटली हार गए बेचारे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1848 के बाद प्रूशिया जो था, जर्मनी का ना एक किंगडम था, छोटा सा एरिया, ये जैसे जर्मनी है मान लो पूरा, तो जर्मनी का छोटा सा किंगडम जो था, छोटा सा किंगडम, छोटा सा एरिया, ये क्या है, प्रूशिया।
प्रूशिया जो था उसने बोला कि अब मैं बीड़ा उठाता हूँ, मैं पूरा रोल उठाऊंगा, मुझे अपने देश को यूनिफाई करना ही करना है। कौन था प्रूशिया का, मतलब किसके लीडरशिप में था प्रूशिया? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, उसने बोला कि मैं अपने देश को यूनिफाई करूंगा, मैं प्रूशिया को और प्रूशिया के साथ जो अलग अलग छोटी छोटी और किंगडम्स है उसको एक साथ लेके आऊँगा और जर्मनी बनाऊँगा, नया जर्मनी। प्रूशिया, ही यूज प्रूशियन आर्मी एंड स्मार्ट प्लानिंग, ठीक है, उसने प्रूशिया की आर्मी की हेल्प ली और थोड़ी सी दिमाग चलाया कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। हुआ क्या, बिस्मार्क ने, जो ऑटो वॉन बिस्मार्क है, इसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी 7 साल तक। बेचारा कितना, देखो उसका जज्बा था, ठीक है। और उसके साथ कौन कौन सी आर्मी हेल्प में आई? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये 3 आर्मी इसका हेल्प की इसने, मतलब इन 3 आर्मीज ने इसकी हेल्प करी। तो 3 वॉर लड़ी, 7 साल तक लड़ी, और किसने हेल्प करी? DAF, ठीक है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। दीज वॉर्स हेल्प प्रूशिया डिफीट एनिमीज एंड कंबाइन जर्मन स्टेट्स इनटू वन। इस वॉर की हेल्प से सारे छोटे छोटे किंगडम्स को अब यूनाइट कर लिया गया जर्मनी। अब जर्मनी बन गया 1871 में पूरा एक नया जर्मनी, जिसमें छोटे छोटे किंगडम्स को सारे को यूनाइट कर दिया गया। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक टुकड़ा, ये छोटा और टुकड़ा, ये छोटा और टुकड़ा, ये छोटा और टुकड़ा, जिसमें से एक टुकड़ा प्रूशिया भी है ना। अब इसको क्या कर दिया, ये पूरा कंट्री बना दिया गया। अब ये पूरी कंट्री का कौन सी कंट्री बन गई? जर्मन नेशन। अब जर्मन नेशन 1871 में बन गया पूरा। अब इसका किंग कौन था, इसका राजा कौन था? किंग विलियम वन, ये इसको बना दिया गया एज एम्परर, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ? पैलेस ऑफ वर्सेल्स में हुआ, ठीक है, फ्रांस में। आगे जब यूनिफाई हो गया देश, उसके बाद क्या हुआ है? तो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारे चेंजेस लाए गए बैंकिंग सिस्टम में, करेंसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में और लॉ में। ख़त्म। मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्या पढ़ा हमने? बहुत सिंपल था यूनिफिकेशन। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले मिडिल क्लास ने कोशिश करी, फेल हो गए। ये पूरी कोशिश आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ? प्रूशिया ने बोला कि मैं इसका बीड़ा उठाता हूँ, और प्रूशिया में किसने बोला? ये ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, जो कि था CM, चीफ मिनिस्टर। फिर उसने बेचारे ने 3 वॉर लड़ी 7 साल तक विद द हेल्प ऑफ डेनमार्क, आई थिंक ये डैनिश होगा, डैनिश, ठीक है, डैनिश एक ही बात है, डैनिश आर्मी है, ठीक है, डैनिश, DANISH, डैनिश, ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांस आर्मी की हेल्प से इन्होंने वॉर लड़ी और फाइनली जर्मन स्टेट्स को कंबाइन कर लिया। और 1871 में नया बच्चा पैदा होता है, जो कि होता है जर्मन नेशन, ठीक है। इसका किंग कौन था? विलियम वन। 2 कैरेक्टर हैं इसमें सिर्फ, ऑटो वॉन बिस्मार्क और विलियम वन, ठीक है। और ये विलियम वन को राजा कहाँ बनाया गया? पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। और फाइनली जब वो राजा बन गया तो न्यू जर्मनी बहुत स्ट्रॉन्ग था और मॉडर्न था, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। ये 5 पॉइंट लिखोगे, फिर से रिपीट करो। पहला पॉइंट ध्यान से याद कर लो यार बेटा। पहला पॉइंट क्या है? मिडिल क्लास का फेलियर। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रूशिया जो है उसने बीड़ा उठाया। थर्ड पॉइंट क्या है? वॉर लड़ी गई। कितनी वॉर लड़ी गई, किसने लड़ी, वो सब। उसके बाद नया बच्चा पैदा हुआ, नया जर्मनी पैदा हुआ, और फाइनली उन्होंने क्या चेंजेस करे। तो ये 5 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं हमारे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। इसी के साथ साथ फेमिनिस्ट वर्ड का भी इंट्रोडक्शन होता है हमारा। फेमिनिस्ट एक टर्म है जो कि आप बेसिकली आपको उसकी डिफाइन वगैरह आनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो अ फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन, फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि फेमाइन देख लो आप तो मतलब कि लड़की ही होगा ना। फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन इन ऑल एरिया। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो कि चाहता है कि वुमेन को और मैन को बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले, बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले सोशली और इकोनॉमिकली, ठीक है, और पॉलिटिकली भी। उसके बाद फेमिनिस्ट जो हैं उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करी विद अबाउट द वुमेन राइट, कि वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए, जैसे जो राइट्स जो हैं वो मैन को मिलते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैनी वुमेन एक्टिवली took part in the federal liberal movement by forming association, publishing newspaper and joining political meeting, they were still denied political rights। मतलब कि बहुत सारी वुमेन ने अलग अलग जगहों पे एसोसिएशन फॉर्म करी, ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग भी करी, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग भी ज्वाइन करी, फिर भी उनको पॉलिटिकल राइट्स यानी कि वोटिंग के राइट्स नहीं मिले गए। और द आइडिया ऑफ गिविंग वुमेन दीज राइट्स वर हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल। मतलब कि वुमेन को ये राइट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल था। कुछ लोग चाहते थे कि दो, कुछ लोग चाहते थे नहीं दो। तो मतलब वुमेन को अभी भी यहाँ तक भी वुमेन को राइट जो है वो अभी तक वोटिंग राइट्स इंश्योर नहीं हुआ है। तो दिस कंप्लीट्स आर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिफिकेशन जो होगी वो होगी इटली की।